दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से पीएम मोदी स्तब्ध, बोले मैंने अपना प्यारा दोस्त खो दिया, देश में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि शिंजो आबे के साथ में मेरा लगाव कई साल पुराना है। हाल ही में जापान यात्रा के दौरान मुझे शिंजो आबे से दोबारा मिलने और कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। वो हमेशा की तरह मजाकिया और समझदार थे। मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उनके परिवार और जापानी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आज पूरा भारत जापान के साथ में दुख की इस घड़ी में शामिल है और हम इस कठिन परिस्थिति में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, बोले शिवसेना से तीर और धनुष कोई नहीं ले सकता। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। ये आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीति विद्रोही धड़े के साथ में गतिरोध के बीच में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष कोई नहीं ले सकता। ठाकरे ने उपनगरीय बांद्रा में अपने आवास मातोश्री में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के बागियों और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव का सामना करने की कड़ी चुनौती दी है। ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की मांग करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने को लेकर लोगों को अपना रुख स्पष्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में लोग उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करते तो वो इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है तो लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे और ये हमें स्वीकार्य होगा। ठाकरे ने कहा कि 11 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का आने वाला फैसला न केवल शिवसेना का भविष्य तय करेगा बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा। सर्वोच्च अदालत उस दिन शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री के रूट पर नहीं होगा विशेष प्रोटोकॉल, पुलिस को दिए निर्देश। यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक पुलिस अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले या फिर उनके आने जाने वाले रूट पर कोई भी विशेष प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि काफिले के चलते ट्रैफिक को रोकने से लोगों को काफी परेशानी होती है, उनके महत्वपूर्ण काम में देरी होती है, एम्बुलेंस फंस जाती है तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। ये आम लोगों की सरकार है जिसमें आम नागरिकों को वीआईपी से ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव को लगा जोरदार झटका, राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के लिए योगी के डिनर में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव और ओपी राजभर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने तगड़ा झटका दे दिया है। राजभर और शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित डिनर में शामिल होने पहुंचे। योगी के डिनर में राजभर और शिवपाल सिंह यादव के अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी पहुंचे। ओपी राजभर ने पिछले 1-2 दिनों में इस बात के भरपूर संकेत दिए हैं कि सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूटने वाला है, लेकिन पहल वो नहीं करेंगे और अखिलेश यादव को गठबंधन तोड़ने का मौका देंगे। यशवंत सिन्हा जब वोट मांगने लखनऊ आए थे तो अखिलेश यादव ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी को तो बुला लिया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया था।
था। उसके बाद राजभर कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को अब हमारी जरूरत नहीं है। राजभर ने ताजा बयान दिया है कि वो अखिलेश यादव की तरफ से तलाक देने का इंतजार करेंगे और अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी लंबे समय से नाराज ही चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सपा में अपने लिए भूमिका तलाश रहे शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने गठबंधन के सहयोगी दल के नेता के तौर पर लिया। अखिलेश यादव के लिए एक साथ शिवपाल और राजभर दोनों का झटका तगड़ा साबित होगा। दोनों नेताओं के बीच में बीजेपी कैंप में जाने से राज्य की राजनीति पर भी इसका असर होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में 11 विधायकों पर बड़ी रार, फ्लोर टेस्ट में न पहुंचने वालों पर फिर से एक्शन की मांग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही। अब इसकी आंच कांग्रेस विधायकों तक भी पहुंचने लगी है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने पार्टी हाईकमान से 7 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन विधायकों पर एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग में शामिल होने का भी आरोप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 7 के अलावा उन 11 विधायकों को भी नोटिस जारी किया है जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान समय पर नहीं पहुंचे थे। और ये बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा हिंदू देवी देवताओं की अकेली संरक्षक नहीं भाजपा, हमें न सिखाए मां काली की पूजा करना। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाजपा हिंदू देवी देवताओं की संरक्षक नहीं है और उन्हें बंगालियों को देवी काली की पूजा करना नहीं सिखाना चाहिए। एक बंगाली समाचार चैनल से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने मां काली पर टिप्पणी करके एक परिपक्व राजनेता की भूमिका निभाई है, जबकि भाजपा समेत अन्य जातीय पार्टियां अपने हिंदुत्व के एजेंडे और अपने विचारों को थोपने का प्रयास कर रही हैं। देश भर के कई पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अकेले पश्चिम बंगाल में कम से कम 4 शिकायतें दर्ज हैं। भाजपा ने महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग की है और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, 22,000 बूथों को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी, लिस्ट में सांसद और विधायकों के भी नाम शामिल। आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने इसको लेकर सांसद और विधायकों तक की लिस्ट बनाई है। हालांकि कौन से सांसद और विधायक कहां लगाए जाएंगे इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। भाजपा ने मिशन 2024 के लिए सभी कार्यकर्ताओं से पुरजोर तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में जुटने का आदेश दिया है। इसको लेकर भाजपा ने प्रदेश के बी और श्रेणी के 22,000 बूथ चिन्हित किए हैं। ये बूथ पार्टी कभी जीतती और कभी हारती है या फिर थोड़े अंतर से हारती रही है। 2024 के लिए ऐसे बूथों को मजबूत करने को पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सांसद और विधायकों और इस काम में लगे लोगों को हर हाल में 15 जुलाई तक इन बूथों का दौरा कर रिपोर्ट सौंपनी होगी। पार्टी के नेता हारी हुई लोकसभा सीटों पर लगातार प्रवास करेंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा 5 साल का हिसाब नहीं और अब 100 दिन का पीट रहे ढिंढोरा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने प्रदेश और देश में संकट पैदा किया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों को तबाह कर दिया है। गरीब किसान, नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है। भाजपा सरकार ने जनता को अपने 5 साल का हिसाब नहीं दिया है, अब 100 दिन का ढिंढोरा पिट रही है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार का डबल इंजन लोगों को रौंद रहा है। भाजपा सरकार नौजवानों और युवाओं को नौकरी रोजगार देने के झूठे दावे कर रही है। सरकार के सारे दावे झूठे, कागजी और जनता को गुमराह करने वाले हैं। भाजपा ने पिछले 5 साल में समाज में नफरत फैलाने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर टिप्पणी मामले ने पकड़ा तूल, दिलीप घोष ने दे डाली कड़ी चुनौती, कहा मुझे गिरफ्तार करके दिखाए पुलिस। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन पर हाथ रखने की कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मुझे हत्यारे और भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस से शालीनता और नैतिकता सीखने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दिलीप घोष टीएमसी के निशाने पर हैं। पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने दावा किया है कि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ में कोई भी अनुचित टिप्पणी नहीं की और उनकी टिप्पणी केवल ममता बनर्जी के राजनीतिक अवसरवाद और असंगति के संदर्भ में थी। हालांकि भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि वो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व वाले भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कटमनी संस्कृति और तृणमूल कांग्रेस द्वारा अपने विरोधियों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। दिलीप घोष ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल पुलिस को मुझे
मुझे गिरफ्तार करने की कड़ी चुनौती दी है। मैंने कोई कटमनी नहीं ली है, ना ही मैंने किसी की हत्या की है, ना ही किसी की संपत्ति को जलाया है, ना ही लूटा है। मैंने अपने विचारों का विरोध करने के लिए लोगों को नहीं पीटा है। फिर भी अगर कानून लागू कराने वाले मुझे सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, मैं उन्हें पुलिस भेजने के लिए कहना चाहता हूं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं हत्यारे टीएमसी से नैतिकता या शालीनता नहीं सीखूंगा, जिसने पिछले साल के विधानसभा चुनावों के बाद से हमारी पार्टी के नेताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की जान ली है। मैं उन भ्रष्ट लोगों से कुछ नहीं सीखूंगा जो सरकारी धन का गबन करते हैं और गरीब लोगों के लिए दी जाने वाली सहायता का फायदा उठाते हैं। और बड़ी खबर, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर योगी सरकार के मंत्री का नया आदेश, अब आयु सीमा भी की जाएगी तय। ये आपको बता दें कि यूपी के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में पढ़ने वालों की अब आयु सीमा भी तय की जाएगी। तय आयु सीमा के मानकों के अनुसार ही उन्हें दाखिला मिलेगा। पाठ्यक्रम के हिसाब से आयु सीमा तय होगी। ये जानकारी प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों को किसी भाषा विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह मदरसा शिक्षा परिषद की मिनी आईटी अब तभी खोली जाएंगी जब उन्हें मान्यता मिल जाएगी। और ये बड़ी खबर, अमरनाथ गुफा के पास में फटा बादल, 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास में बादल फटा है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने एबीपी न्यूज से कहा कि हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सहयोगी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तीर्थ यात्रियों के कई टेंटों में नुकसान की भी खबर है। घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और बड़ी खबर, यूपी में सबसे पहले अग्निवीरों की भर्ती का मुजफ्फरनगर से होगा आगाज। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर करें अप्लाई। ये आपको बता दें कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया देश भर के एआरओ के साथ में सेना भर्ती बोर्ड मेरठ ने भी प्रारंभ कर दी है। वेस्ट यूपी में अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित की गई है, जो 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में होगी। वेस्ट यूपी की इस भर्ती प्रक्रिया में मेरठ समेत मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के 12 जिलों के आवेदक भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार से यानी 5 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सेना भर्ती का आदेश जारी होने के बाद अब देश भर के सेना भर्ती बोर्ड के स्तर से भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो रही है। सेना भर्ती बोर्ड मेरठ ने भी इसकी आधिकारिक सूचना ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जारी कर दी है। और बड़ी खबर, भैंस और बकरी चोरी के 4 और मामलों में आजम खान पर आरोप हुए तय। आपको बता दें कि यतीम खाना और डूंगरपुर बस्ती खाली कराए जाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक आजम खान समेत सभी आरोपियों पर शुक्रवार को भैंस और बकरी चोरी के साथ ही घरों में घुसकर लूटपाट और डकैती डालने के 4 और मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। आजम खान के साथ ही इस मामले में आरोपी बनाए गए सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, रिटायर्ड सीओ सिटी आले हसन और आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान सानू समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने अब इन मामलों के गवाहों को बयान के लिए तलब किया है। इन मामलों की सुनवाई अब 21, 22 और 25 जुलाई को होगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं बनने देने का लिया फैसला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को उसके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का मुकाबला नहीं बनने देगी, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ अपनी प्रचार मुहिम को केंद्रित करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि भाजपा के पास में स्थानीय स्तर पर कोई मजबूत नेता नहीं है। मुख्य विपक्षी दल ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं करने की अपनी परिपाटी पर भी अमल करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।